हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड, हैविंग द ग्रेट टाइम. First of all, let me introduce myself. My name is Bas Nazir, and as promised, in this video, I have come up with some amazing questions from the physics portion. These sure shot questions are going to be very, very important for you all. And one thing that I want to recommend you all over here is that जो भी concept यहाँ पर use होगा इन questions में, I want you all to concentrate on those concepts very, very carefully. आफ्टर दैट, बिफोर मूविंग अहेड, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही में वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा. इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वेयर यू कैन आस्क एनी डाउट. तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. अगर हम आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन आज के सेशन का जो है दैट इज अ पेंडुलम क्लॉक रन्स फास्ट बाय 5 सेकेंड्स पर डे एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. जब हम इसको 20 डिग्री पे रखते हैं तो ये 5 सेकेंड्स फास्टर रन करता है एंड गोज स्लो बाय 10 seconds per day at 35 डिग्री सेंटीग्रेड. और अगर हम 35 डिग्री पे इसको रखेंगे तो ये 10 seconds डिक्रीज होती है इसकी स्पीड, राइट. इट शोज करेक्ट टाइम एट अ टेम्परेचर ऑफ. ये करेक्ट टाइम किस टेम्परेचर पे दिखाएगा? द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट आई विल बी यूजिंग ओवर हियर इज दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, राइट. तो टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 बाई रूट ऑफ एल अपॉन जी, ठीक है. और इसको मैं लिख सकता हूँ टी विल बी इक्वल टू, दिस विल बी 2 पाई अपॉन रूट ऑफ जी मल्टीप्लाइड बाई एल पावर 1/2. एल पावर 1/2 बिकॉज एल का भी यहाँ पर रूट है, ठीक है, और रूट की वैल्यू ही होती है 1/2. तो यहां से मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं कि जो एरर इन टाइम होगा दैट मीन्स डेल्टा टी अपॉन टी दैट विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स द एरर इन दिस एल, हाफ टाइम्स द एरर इन दिस एल, राइट. क्योंकि ये हाफ जो है ये यहाँ पर एल का पावर है. तो इसी को मैं अगर फर्दर लिखूंगा, मैं लिखूंगा दिस विल बी हाफ. और डेल्टा एल थर्मल एक्सपेंशन में हमने पढ़ा है डेल्टा एल की वैल्यू होती है एल, दिस इज अल्फा एंड दिस इज डेल्टा थीटा, ठीक है. ये टेम्परेचर होता है डिवाइडेड बाय ये कैपिटल एल इसका आ जाएगा. यहां तक क्लियर है? तो मैं बोलूंगा डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी, ये वाली जो फॉर्मूला है यहां पर, ये आ जाएगी किसके इक्वल टू हाफ ऑफ एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस विल बी हाफ ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा. यहां तक अंडरस्टैंड किया? अब दो कंडीशंस जो हमें गिवन है उनको आप यूज कीजिए. पहली कंडीशन में 5 सेकंड ये डिक्रीज करता है, ठीक है. डेल्टा जो टी है उसकी वैल्यू पहली कंडीशन में कितनी दी गई है? 5. तो मैं बोलूंगा 5 सेकंड्स पर डे, दैट मींस 1 डे में यहां पर लिखूंगा 5. मैं डे को कन्वर्ट भी कर सकता हूं सेकंड्स में, लेकिन आफ्टर दैट ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट्स व्हाई मैं इसको इन डेज ही रखूंगा, ठीक है. मैं इसको कन्वर्ट नहीं करूंगा. दिस विल बी 5 सेकंड्स पर डे दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ व्हाट्स अल्फा, अल्फा को मैं ऐसे ही रखूंगा, एंड डेल्टा टी दैट मींस 20 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस थीटा जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है. करेक्ट टेम्परेचर जो हमें फाइंड आउट करना है. इसके बाद जो सेकंड कंडीशन है उस पे भी सेम फॉर्मूला यहां पर यूज कीजिए. दैट मींस 10 डिवाइडेड बाय पर डे 1 डे दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ दिस इज अल्फा, एंड अगेन यहां पर जो हायर टेम्परेचर है दैट इज थीटा जो हमें फाइंड आउट करना है, एंड माइनस 35, ठीक है, माइनस 35 डिग्री सेंटीग्रेड. अब ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करूंगा तो 1 डे से 1 डे यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा. मेरे पास जो वैल्यू बचेगी दैट विल बी 5 अपॉन 10, दैट विल बी 5 अपॉन 10 एंड दिस विल बी इक्वल टू 20 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 35 डिग्री, ठीक है. अब इसको सॉल्व कीजिए. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू मेरे पास यहां पर आ जाएगी. दिस विल बी थीटा, दिस विल बी माइनस 35, यहां से 5 1 जार 5 2 जार, दिस विल बी थीटा माइनस 35 दैट विल बी इक्वल टू 40 माइनस 2 थीटा, ठीक है. यहां से मैं थीटा की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर पाऊंगा. दिस विल बी 3 थीटा विल बी इक्वल टू 40 प्लस 35, 40 प्लस 35. तो मैं लिखूंगा 3 थीटा जो है इसकी वैल्यू आ गई 75 के इक्वल टू, और मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं 75 डिवाइडेड बाई 3 दैट मींस 25 डिग्रीज, ठीक है. तो यहां पर जो थीटा है उसकी वैल्यू आ गई 25 डिग्रीज, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर, करेक्ट. आफ्टर दैट अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे, सेकंड क्वेश्चन जो है इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन से इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन. जो वेवलेंथ एक रेडिएशन इमिट करेगी वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है. अगर मैं यहाँ पर ग्राफ डालूंगा, फॉर एग्जांपल दिस इज माय ग्राफ, यहाँ से मैं लैम्बडा को रिप्रेजेंट करूंगा एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से मैं यहाँ पर एनर्जी को रिप्रेजेंट करूंगा. कुछ इस तरीके से मैं ग्राफ बनाऊंगा. ग्राफ कुछ इस तरीके से रन करता है, दिस इज 1 एंड दिस इज अगेन कुछ इस तरीके से ये रन करेगा, ठीक है. तो मैं बोलूंगा अगर हम वीनस डिस्प्लेसमेंट लॉ हमने पढ़ा है, जो लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाई टी होता है ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है. तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर अब बताऊंगा तो अब यहाँ पर दैट मींस यहाँ पर मैं इसको और एक वे में लिख सकता हूं. मैं लिख सकता हूं लैम्बडा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है. हमें बताना है कि वेवलेंथ जो एक रेडिएशन की होती है
एक बॉडी की वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे जो एट दैट सरफेस होगा, द टेम्परेचर एट सरफेस ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी, राइट। After that, the radiations emitted by a perfectly black body, if the temperature is doubled, will become, जो radiations एक perfectly black body होगी हमारे पास, जब वो एक ब्लैक बॉडी जब इमिट करेगी रेडिएशंस, अगर हम उसके टेम्परेचर को डबल करेंगे तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दैट ऑन द रेडिएशंस। अंडरस्टैंड करना, एक ब्लैक बॉडी है, ये रेडिएशंस को इमिट करती है। हमने पढ़ा है एनर्जी पर यूनिट टाइम होता जो होता है, ये होता है E सिग्मा A T पावर 4, दैट मीन्स इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T पावर 4। जब हमने टेम्परेचर को यहाँ पर डबल किया, दैट मीन्स जो नेक्स्ट टेम्परेचर होगा T2 जो होगा, दैट विल बी 2 टाइम्स T पावर 4, ठीक है। दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पावर 4 टाइम्स ये इंक्रीज होगा, दैट मीन्स 16 टाइम्स इट्स गोइंग टू इंक्रीज। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी शुड बी द राइट आंसर। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज a body cools down from 80 degree centigrade to 70 degree centigrade in 5 minutes. The time of the same body will fall from 70 to 60 degree centigrade in less than 5 minutes, equal to 5 minutes, more than 5 minutes, can't say anything as the temperature of the surrounding is not known। हमें बताना है अगर एक बॉडी 80 से लेके 70 डिग्री तक 5 मिनट में डाउन होती है, तो हमें बताना है कि जो टेम्परेचर इसी बॉडी का 70 से लेके 60 तक कितने टाइम में फॉल होगा। अंडरस्टैंड करना, मैं इसको कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर एक ग्राफ डालूंगा इन बिटवीन द टाइम, दिस इज माय टाइम, और वाई एक्सिस से मैं यहाँ पर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बॉडी है, यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ डालूंगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके से रन करता है, ठीक है। जब एक बॉडी 80 से लेके दिस इज 80 से लेके 70 तक जाती है, तो एट दैट टाइम जो टाइम होता है वो होता है 5 मिनट्स, वो होता है 5 मिनट्स। अब हमें बताना है 70 से जब 60 पे जाएगा, जब 70 से 60 पे जाएगा, दिस विल बी द ग्राफ 70 टू दिस विल बी द 60, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम टाइम देखेंगे तो ऑब्वियसली ये वाली डिस्टेंस जो है दिस इज मोर देन द 5 मिनट्स, दैट मींस द टाइम विल बी मोर देन द 5 मिनट्स, करेक्ट है। आफ्टर द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, अंडर स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी वो क्या होता है, अंडर स्टेडी स्टेट इंक्रीजेस विद टाइम, डिक्रीजेस विद टाइम, डज नॉट चेंज विद टाइम एंड इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द बॉडी, डज नॉट चेंज विद टाइम बट इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द बॉडी। तो आंसर यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। अब अंडरस्टैंड करना क्यों, अगर हमारे पास एक बॉडी है, दिस इज अ बॉडी, ठीक है, ये इसका हॉटर साइड है, दिस इज द हॉट साइड एंड दिस इज द कोल्ड साइड। अंडरस्टैंड करना यहाँ पर अगर मैं इस पर्टिकुलर स्पेस में क्या देखूंगा, टेम्परेचर देखूंगा, इस पर्टिकुलर पार्ट में यहाँ पर टेम्परेचर देखूंगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर होगा T, लेकिन यहाँ पर जो होगा वो होगा लेस देन T, यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी लेस देन T, ठीक है, दैट विल बी लेस देन T। इन द सिमिलर वे अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो उससे भी कम होगा, यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर उससे भी कम होगा। दैट मीन्स जो टेम्परेचर होगा, मैं कुछ इस तरीके से भी आपके लिए यहाँ पर लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ d/dx ऑफ T, ठीक है। दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस दैट इज नॉट इक्वल टू 0, वो जीरो के इक्वल टू नहीं है, लेकिन मैं यहां पर बोलूंगा d/dt ऑफ t, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स इक्वल टू 0, आई होप दैट्स क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आफ्टर दैट अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज रिड्यूस्ड टू हाफ देन इट कैन होल्ड द डैश लोड। अगर हम एक वायर है हमारे पास, अगर हम उसकी लेंथ को हाफ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वायर अटैच्ड टू द स्ट्रिंग और यहां पर हमने लोड को रखा है, ठीक है, यहां पर हमने लोड को रखा है। अब अगर हम इस लेंथ को हाफ करेंगे तो हमें बताना है कि ये कितना लोड अब होल्ड कर सकती है, ठीक है। तो स्ट्रेस की फार्मूला हमने पढ़ी है, स्ट्रेस होता है लोड अपॉन एरिया। अब इस फार्मूला से हमें क्या पता चला कि जो एक बॉडी होती है, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू होल्ड द लोड, और आई वुड से द स्ट्रेस जो होता है एक बॉडी का, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। दैट मींस आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सेम, वो भी सेम रहने वाला है। आफ्टर दैट हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ग्रेविटेशन से यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ a is the aerial velocity of a planet of mass m, its angular momentum is going to be what? I guess ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम सेकंड केपलर्स लॉ, ठीक है।
एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो हमें पता है कि जो ए होता है, ए की वैल्यू होती है इज द एरियल वेलोसिटी। ए होता है ओ, ए की वैल्यू क्या होती है, एल डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम, ठीक है। और हमें एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली इस एल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो एल विल बी इक्वल टू ट्वाइस एम मल्टीप्लाइड बाई ए, ठीक है, ट्वाइस एम मल्टीप्लाइड बाई ए, हेंस option number 2 should be the right answer. This is all according to Kepler's second law of motion. After that, the next question is the escape velocity of a particle of mass m varies as। अगर हम escape velocity की बात करेंगे तो वो कैसे डिपेंड करती है मास स्मॉल m पे। एस्केप वेलोसिटी की फॉर्मूला हमें पता है, वो होती है ट्वाइस जी m डिवाइडेड बाय r, ठीक है। अब यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m पावर 1/2 मार्क नहीं करना है, यहाँ पर कैपिटल M की बात हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है स्मॉलर m। अगर इस कैपिटल M की बात करेंगे, दिस इज द मास ऑफ प्लैनेट, दिस इज मास ऑफ प्लैनेट, दिस इज नॉट द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, m पावर 0, दैट मींस ये उस पर डिपेंड ही नहीं करेगी, ये मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है मास ऑफ द प्लैनेट पे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आई होप दैट्स क्लियर। आफ्टर दैट अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज beats are produced by two waves given by y1 equals a sin 2000 pi t and y2 is given equal to a sin of 2008 pi t। the number of beats heard per second is। number of beats को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। this 200 pi t this is our ओमेगा 1 and 208 pi ये जो है ये हमारा है ओमेगा 2, ठीक है। अगर हम बीट्स की बात करेंगे, अगर मैं बीट फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा, मैं यहाँ पर बोलूंगा डेल्टा ओमेगा, ओमेगा में कितनी चेंज आ गई, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यहां तक क्लियर है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, ओमेगा जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये होता है 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई एफ, ठीक है। और यहां पर मैं लिखूंगा डेल्टा एफ, बिकॉज डेल्टा ओमेगा की मैं बात कर रहा हूं, और यही डेल्टा ओमेगा, डेल्टा एफ जो होता है चेंज इन फ्रीक्वेंसी होती है, यही मुझे बताएगी कि नंबर ऑफ बीट्स कितनी होंगी, ठीक है। और यही किसके इक्वल टू आ जाएगा, ओमेगा 2, दैट मींस 2008 पाई माइनस आ जाएगा इसका 2000 पाई, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 8 पाई के इक्वल टू, यहां तक क्लियर है। तो 8 पाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2 पाई डेल्टा एफ। मुझे डेल्टा एफ को फाइंड आउट करना है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 जार, दिस विल बी 2 4 जार, दैट मींस डेल्टा एफ की वैल्यू मेरे पास आ गई 4, और यही 4 क्या होगा, दिस विल बी नंबर ऑफ बीट्स हर्ड, नंबर ऑफ बीट्स हर्ड, जितनी बीट्स वहां पर प्रोड्यूस होंगी। तो हेंस द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर C। Next question after that is the ratio of speeds of sound in nitrogen gas to that in helium gas at 300 Kelvin is। temperature यहाँ पर constant है। First of all, we need to recall a formula that relates the temperature and the velocity, the molar mass and the velocity, right। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा V, that means velocity जो होती है वो होती है root of gamma multiplied by r multiplied by the temperature divided by the molar mass। यहाँ पर टेम्परेचर भी सेम है, यहाँ पर r भी सेम है, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें डिफरेंट है, दैट मींस एक तो गामा डिफरेंट है यहाँ पर, और आफ्टर दैट यहाँ पर जो मोलर मास है वो डिफरेंट है। तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, मैं लिखूंगा v of n2 दैट मींस द वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू रूट ऑफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ गामा, दैट मींस gamma of n2 divided by gamma of he, that means helium, multiplied by molecular weight of this helium divided by molecular mass of this nitrogen, that means m of n2, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो नाइट्रोजन जो है हमारे पास, नाइट्रोजन होता है डायटोमिक, इसके लिए गामा की वैल्यू हो जाएगी 7/5 डिवाइडेड बाय हीलियम जो है ये मोनोएटॉमिक है, दैट मींस द वैल्यू ऑफ गामा शुड बी 5/3 multiplied by molecular mass of helium, this is 4 divided by molecular mass of nitrogen, that is 28। इसको सॉल्व कीजिए, this will be equal to, this will be 3 divided by, नीचे रहेगा 5 multiplied by 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √3/5 multiplied by 5 से 5 बाहर जाएगा, that means √3/5 should be the answer, √3/5, hence the answer should be option number 3। I hope that's clear as well। आफ्टर इट अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग इन a string can be written as y equals cos of pi 100t minus x its wavelength is। हमें वेवलेंथ को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। जब भी आपको इस टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, आपको क्या करना है, आपको जनरल इक्वेशन यहाँ पर लिखनी होगी वेव की, एंड उसको यहाँ पर कंपेयर करना होगा। तो मैं यहाँ पर जनरल इक्वेशन को लिखूंगा y will be equal to a sin of omega t
ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इस वाली इक्वेशन को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, y विल बी इक्वल टू 3 cos ऑफ, इस पाई से मैं मल्टीप्लाई अंदर रखूंगा, तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा 100 पाई टी माइनस दिस विल बी पाई एक्स। अंडरस्टैंड करना। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो आई विल गेट इज के की वैल्यू जो है मेरे पास, के की वैल्यू मेरे पास पाई के इक्वल टू आ जाएगी, और के की फॉर्मूला क्या होती है, के बेसिकली इटसेल्फ इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा के, तो 2 पाई अपॉन लैम्बडा मेरे पास आ जाएगा पाई के इक्वल टू, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 अपॉन लैम्बडा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1 के इक्वल टू, दैट मींस लैम्बडा विल बी इक्वल टू 2 यूनिट्स, राइट। एंड ओवर हियर इट्स इन सेंटीमीटर्स, दैट मींस 2 सेंटीमीटर्स इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। आई होप दैट्स क्लियर एज वेल। आफ्टर दैट अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the minimum distance of reflector surface from the source for listening the echo of the sound, the minimum distance of the reflector की minimum distance क्या होनी चाहिए surface of source से in order to hear the echo, ताकि वो echo अपनी सुने। अंडरस्टैंड करना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दिस इज द सोर्स एंड यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं बोलूंगा दिस इज द लिसनर, और यहाँ जो सरफेस है, जब यहाँ पर साउंड आएगी और यहाँ से साउंड वापस जाएगी तभी वो इको कहलाएगी, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से साउंड को डिस्टेंस करनी होगी ट्रेवल, दैट मींस डी, और वहां से जब वापस आएगी उसको अगेन डिस्टेंस डी को यहाँ पर ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा जो 2d है, दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस, और डिस्टेंस होती है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दिस विल बी वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम। एंड फॉर इको जो टाइम होता है 0.1 सेकेंड्स। ये बात क्लियर है। तो मैं यहाँ से डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकता हूँ, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी डॉट टाइम डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ द साउंड होती है 330, मैं यहाँ पर लूंगा, मल्टीप्लाइड बाय टाइम होना चाहिए 0.1 डिवाइडेड बाय दिस विल बी 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 33 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो दिस शुड बी इक्वल टू 16.5, तो 16.5, hence the answer should be option number 4. I hope that's clear. Next question is the harmonics which are present in a pipe open at one end are. एक पाइप है हमारे पास जो ओपन है एक ही एंड पे, तो उसमें कौन से हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे। दिस इज द पाइप, ये इस साइड में ओपन है और इस साइड में ये क्लोज्ड है, तो इसमें जो अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखूंगा, अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला देखूंगा, दैट विल बी ऑड मल्टीपल ऑफ v अपॉन 4l, ठीक है। दैट मींस जो भी हार्मोनिक्स यहाँ पर होंगे वो होंगे ऑड हार्मोनिक्स, तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 1। आफ्टर दैट अगर हमें कुछ एक ऐसी पाइप दी गई होगी जो फॉर एग्जांपल दोनों साइड में यहाँ पर ओपन है, दिस साइड भी ओपन है और दिस साइड भी ओपन है, एंड फॉर दैट f की वैल्यू होती है nv डिवाइडेड बाई 2l, दैट मींस इट्स द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ v अपॉन 2l। दैट मींस n की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है एंड इवन भी हो सकती है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑड हार्मोनिक्स। लेकिन इन केस हमें एग्जाम में दिया गया है कि एक पाइप है जो दोनों साइड में ओपन है, दैट्स ओपन एट द बोथ एंड्स, ठीक है। तो फॉर दैट देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एवरी हार्मोनिक दैट कैन बी ऑड हार्मोनिक और दैट कैन बी इवन हार्मोनिक, राइट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज a liquid does not wet the sides of a solid if the angle of contact is। एक लिक्विड जो होता है ये सॉलिड को वेट नहीं करेगा अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, ऑबिट्यूज होगा, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। मोर देन 90 अगर एंगल होगा तो ये इसको वेट नहीं करता है, ठीक है, लाइक मर्करी इन द ग्लास। आफ्टर दैट अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर अपार्ट, द फोर्स बिटवीन देम, सीधे कूलम्स लॉ को यहाँ पर अप्लाई करना है। F जो होता है दैट्स इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, दैट मींस K की वैल्यू यहाँ पर डालियो 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज यहाँ पर कितना है, चार्ज यहाँ पर है एक कूलम, दैट मींस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, Q1 एंड Q2 आर बोथ सेम, डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, व्हाट्स R इज ओवर हियर, R इज 10, R ओवर हियर इज 1 किलोमीटर, दैट मींस 10 पावर 3 मीटर्स, और इसी का हमें यहाँ पर स्क्वायर लेना है। That means the answer should be 9 multiplied by, this will be 10 power 9 divided by 10 power 3 to 6, 10 power 6. This will be equal to 9 multiplied by 10 power 3 newtons. Hence the answer should be 9 multiplied by 10 power 3 newtons. Hence the answer should be option number 1. Hence the answer should be option number 1. I hope that's clear. After that here is the next question, that is, next question is an electric dipole is in unstable equilibrium in the uniform electric field. The angle between its dipole moment and electric field lines. Now यहाँ पर मैं आपको दो केसेस दूंगा। फर्स्ट केस इज दैट अगर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
अगर इनकी डायरेक्शन सेम होगी तो ये यहाँ पर स्टेबल होता है, ये यहाँ पर स्टेबल होता है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर होती है 0 के इक्वल टू। आफ्टर दैट अगर इनकी डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होगी, फॉर एग्जांपल इन दिस वे, अगर ये होगा हमारा p वेक्टर और ये हमारा होगा e वेक्टर, ठीक है, इनकी डायरेक्शन यहाँ पर एग्जैक्टली सेम है, दैट मींस थीटा की वैल्यू यहाँ पर है 180 डिग्री। सो दिस इज द कंडीशन व्हेन दिस इज इन अनस्टेबल कंडीशन। यहाँ पर अनस्टेबल कंडीशन होती है, तो हमें अनस्टेबल कंडीशन में थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट शुड बी ऑप्शन नंबर 4, दैट मींस 180 डिग्री। 180 डिग्री। यहाँ पर मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी ये स्टेबल होता है, लाइक इन दिस डायरेक्शन, जब भी ये स्टेबल होता है तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो पीई होता है, वो होती है मिनिमम, और इस केस में जो पीई होती है दैट इज मैक्सिमम। ये आप यहाँ पर और याद रखिएगा, इससे भी यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट टू इट इज टोटल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट इन द एयर इज, हमें बताना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट कम्स आउट ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, गॉसेस लॉ को यहाँ पर अप्लाई कीजिए। जो फ्लक्स होता है वो होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ फ्लक्स विल बी डायरेक्टली दिस विल बी चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, कांस्टेंट रहता है, मल्टीप्लाइड बाय दिस इज द एप्सिलॉन नॉट, जब मैं इसको ऊपर लूंगा दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट पावर -1, दैट मींस द फ्लक्स शुड बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट -1, hence the answer should be option number 2, that means epsilon naught power -1। सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम्ब ईच हेल्ड 1 मीटर अपार्ट इन द एयर। हमें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है, U is equal to K, this is Q1, this is Q2, the multiplication of the two charges divided by the R, the distance in between them, ठीक है। Q की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज, यहाँ पर दोनों सेम है और एक चार्ज की वैल्यू यहाँ पर है 1 माइक्रोकूलम, दैट मींस इट शुड बी 10 पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई Q2 के इंस्टेड भी हम यही वैल्यू डालेंगे, 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस इन बिटवीन देम, दैट्स 1 मीटर, तो यहाँ पर हम सीधे 1 लिखेंगे। तो इसको सॉल्व कीजिए, दिस विल बी 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -12, तो 10 पावर 9 माइनस 10 पावर -12, तो ये बन जाएगा 9 इंटू 10 पावर -3, 9 इंटू 10 पावर -3, 9 इंटू 10 पावर -3, हेंस द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर जूल्स में हो रही है बात, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को आप मार्क मत कीजिएगा। नेक्स्ट टू इट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है द करंट इन द आर्म CD, दिस इज द आर्म CD वेयर वी आर सपोज टू फाइंड आउट द करंट। तो करंट की वैल्यू हमें बताना है कि इस आर्म में क्या करंट होगा। अब अंडरस्टैंड करना, यहां से अगर पहले करंट आया I1, यहां पर वो ब्रेक हो गया, यहां से करंट जा रहा है I2, दिस इज I2, और यहां से करंट जा रही है I3 करंट, ठीक है, यहां से करंट आएगी I2, ये यहां तक जाएगी और यहां से आएगी, और I3 भी यहां तक पहुंच जाएगी, और जब ये यहां तक पहुंच जाएंगे तो यहां पर अगेन ये दोनों मिल जाएंगे, दिस विल बी I2 प्लस I3, और इसी करंट को यहां से एग्जिट लेना है तो ये पॉइंट D से लेगी, ठीक है, तो इस ब्रांच में जो करंट आएगी दैट विल बी I2 plus I3, hence the answer should be option number 2, that means I2 plus I3। Next question is in the given circuit the potential of the point E is, हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर क्या पोटेंशियल होगा। फर्स्ट थिंग दैट आई वांट यू टू रिमेंबर ओवर हियर इज दैट व्हेनेवर यू सी अ सर्किट जो अर्थड होगा, दैट मींस जो अर्थ से कनेक्टेड होगा, इसका मतलब होता है ये अर्थड है, जब ये अर्थड है दैट मींस यहाँ पर पोटेंशियल होगा 0, एंड यहाँ से लेके इस पॉइंट C से लेके इस पॉइंट D तक एक सिंपल सी वायर है, ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम होगा। अब फर्स्ट थिंग दैट आई विल बी डूइंग ओवर हियर इज दैट आई विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट। तो करंट की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द समेशन ऑफ द रेजिस्टर्स, जितने भी रेजिस्टर यहाँ पर होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है दैट इज बेसिकली 8 वोल्ट्स, इट विल बी 8 डिवाइडेड बाय व्हाट आर द रेजिस्टर्स, रजिस्टर यहाँ पर है एक 1 ओम एंड एक है यहाँ पर 5 ओम, एंड बोथ 1 ओम एंड 5 ओम जो है ये सीरीज में है, दैट मींस 5 + 1 इज गोइंग टू बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड इट विल बी इक्वल टू 5 + 1 दैट मींस 6, ठीक है। तो यहां से अगर मैं करंट की वैल्यू निकालूंगा तो करंट की वैल्यू यहां से आ जाएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट, तो ये आ गई मेरे पास 4/3 एम्पियर्स, 4/3 एम्पियर्स। यहां तक क्लियर है। जब मेरे पास करंट की वैल्यू भी आ गई तो अब मैं यहां पर VE फाइंड आउट करूंगा। व्हाट विल बी द VE बेसिकली क्या होगा, V at this D माइनस IR बेसिकली ये इस तरीके से होगा, VE
VE minus VD that will be equal to माइनस टाइम्स IR। तो इसी को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, तो मैंने ऊपर वाली इक्वेशन डायरेक्टली यहाँ पर लिखी, ठीक है। तो VE की वैल्यू क्या आ जाएगी, VE की वैल्यू क्या आ जाएगी, VD व्हाट्स द पोटेंशियल एट D दैट्स इक्वल टू 0 माइनस IR, एंड I की वैल्यू यहाँ पर है 4/3 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ओवर हियर, दैट इज 1। That's 1. The resistance in this branch is equal to 1. That means ये 1 के equal to आ गई. That means potential at V, potential at E will be equal to minus times 4/3, minus times 4/3, minus times 4/3. Hence the answer should be option number 3, minus times 4/3. Next to this is another question. That's again a very very important question. जो क्वेश्चन यहाँ पर है, the question is find the equivalent resistance between the points A and B. दो पॉइंट्स है, this is point A and this is point B. We are supposed to find out the equivalent resistance in between these two points. Now, जब भी आपको कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट दिखाई दे रही होगी, तो आप पहले इसको एक व्हीटस्टोन ब्रिज में फॉर्मेट कीजिएगा, ठीक है। पहले आप इसको एक व्हीटस्टोन ब्रिज में तब्दील कर लीजिएगा। फर्स्ट थिंग, हाउ यू कैन चेक वेदर दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। आप यहाँ पर देख सकते हो 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 दिस इज इक्वल टू 16। ये जो बीच वाला रेजिस्टर होता है इसको आप एलिमिनेट किया कीजिएगा। 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट्स 16 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट्स 16। दैट मींस इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। और आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट्स इक्वल टू 2 एंड 8 डिवाइडेड बाई 4 दैट्स आल्सो इक्वल टू 2। इस 10 को मैंने इस वक्त भी नेग्लेक्ट किया यहाँ पर। तो यू कैन चेक इन द आइदर वे कि ये वाली जो अरेंजमेंट है वेदर इट इज अ व्हीटस्टोन बैलेंस्ड ब्रिज और नॉट, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉर्म कर सकते हो। आपको कैसे करना है, आप पहले पॉइंट ए को मार्क करोगे, यहाँ पर पॉइंट बी को मार्क करोगे, ठीक है। ये हमने किया। इसके अलावा इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा सी और इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा डी, ठीक है। यहाँ पर मैं पॉइंट सी को मार्क करूंगा, यहाँ पर मैं पॉइंट डी को मार्क करूंगा। अब अंडरस्टैंड करना, ए एंड सी के इन बिटवीन यहाँ पर जो रजिस्टर है दैट इज 4 एंड सी एंड बी के इन बिटवीन जो रजिस्टर है यहाँ पर दैट इज 8। अंडरस्टैंड हुआ ये भी। आफ्टर दैट बी एंड डी के इन बिटवीन जो रजिस्टर है हमें गिवन है दैट इज 4 एंड डी एंड ए के इन बिटवीन जो रजिस्टर है, डी एंड ए के बिटवीन जो रजिस्टर है दैट इज 2, ठीक है। और सी एंड डी के इन बिटवीन जो रजिस्टर है दैट इज 10 ओम। अब इसको देखिए क्या ये व्हीटस्टोन बैलेंस्ड ब्रिज है या नहीं है। तो आप यहां से देख सकते हो 4 एंड 8 एंड फ्रॉम दिस साइड इट इज 2 एंड 4, ठीक है। दैट मींस इट इज अ व्हीटस्टोन बैलेंस्ड ब्रिज। जब ये व्हीटस्टोन बैलेंस्ड ब्रिज होगा तो यहां पर भी आप इस 10 को एलिमिनेट कर सकते हो, तो 10 को आप काट लो यहां से। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये दो जो है ये सीरीज में है, ये दो जो है ये सीरीज में है। तो 4.8 दैट मींस 12, दिस विल बी द 12 ओम्स, ठीक है। और सिमिलरली ये नीचे वाले दो जो है ये भी सीरीज में है, ये भी यहाँ पर सीरीज में है। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी 4 + 2 दैट मींस 6 के इक्वल टू आ जाएगा। अब अगर मैं रेजिस्टेंस देखूंगा, रेजिस्टेंस अलोंग दिस ए बी दैट विल बी दिस 12 एंड दिस 6 जो है ये अब किस में है, ये अब पैरेलल में है, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6, 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6, दिस विल बी 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 18, 6 1 जा 6 3 जा 3 1 जा 3 4 जा। Hence the answer should be 4. Hence the answer should be 4. Hence the answer should be option number 2. That means 4 ohms. I hope that's clear to everyone. After it, here is another question. And the question says, an electron is traveling along the x direction. एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है x डायरेक्शन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डालूंगा दिस इज x डायरेक्शन, दिस इज द x डायरेक्शन। एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसी डायरेक्शन में, ठीक। फर्स्ट थिंग, इट एनकाउंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड इन द y डायरेक्शन। इसके सामने एक मैग्नेटिक फील्ड आया जो कि y डायरेक्शन में है, दिस इज y एंड दिस इज z डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वो y डायरेक्शन में है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें बताना है इट्स सब्सिक्वेंट मोशन विल बी, इसकी जो मोशन होगी वो क्या होगी। ऑब्वियसली वो सर्कुलर मोशन होने वाली है, किसमें, यहाँ पर y इन्वॉल्व नहीं होगा। जो सर्कुलर मोशन होगी कुछ इस तरीके से इसकी सर्कुलर मोशन बनेगी। और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑलवेज अपवर्ड्स एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन, यहाँ पर जो इसकी मोशन आएगी दैट शुड बी द सर्कल, दैट शुड बी द सर्कुलर मोशन अंडर विच प्लेन, अंडर दिस इज द x and z plane, x and z plane, x and z plane, a circle under the x and z plane. Hence the answer should be option number 2. easy सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन, a magnet is brought towards a coil. First case is speedily, second is slowly, then the induced EMF and induced charge will be respectively. In the first case, जब हमने एक मैग्नेट को स्पीडीली एक towards the coil लाया, at that time हमें फाइंड आउट करना है कि induced EMF क्या होगा। एंड इन द सेकंड केस जब हमने इसको स्लोली
कॉइल के पास लाया, कॉइल के पास लाया, तो एट दैट टाइम हमें ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड चार्ज, व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड चार्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ईएमएफ की बात करेंगे तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, चेंज इन फ्लक्स, दैट मींस फ्लक्स डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। जब हम इसको स्पीडीली लाएंगे, दैट मींस विद द मच मोर स्पीड लाएंगे, दैट मींस इसको टाइम कम लगेगा। जब इसको टाइम कम लगेगा तो कन्वर्सली यहां पर जो ई होगा वो इंक्रीज होगा, जो ईएमएफ होगा वो इंक्रीज होगा, हेंस इट शुड बी मोर इन द फर्स्ट केस, मोर इन द फर्स्ट केस। तो ये वाले दो ऑप्शन यहां पर एलिमिनेट कीजिए। अब सेकंड केस में हमें फाइंड आउट करना है इंड्यूस्ड चार्ज, एंड जब हमने इसको स्लोली लाया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर हम करंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, करंट विल बी ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस आर, ठीक है। और ईएमएफ को मैं लिख सकता हूं डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है, यही होता है ईएमएफ। और ये अपना आर यहां पर इसको नीचे मल्टीपल हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो मैं आई को फर्दर लिख सकता हूं। अगर मैं आई को यहां पर ब्रेक करूंगा तो आई को मैं लिखूंगा चार्ज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, दैट मींस चार्ज पर यूनिट टाइम, एंड इट विल बी इक्वल टू, दिस विल बी डेल्टा फाई, दिस विल बी डेल्टा phi, that means change in the flux, divided by this is delta t multiplied by this r, delta t से delta t cancel out हो जाएगा, तो q जो आएगा, डेल्टा q जो आएगा, that will be delta phi divided by this is r basically। तो ये वाला जो चार्ज है ये इंडिपेंडेंट है यहां पर, तो ये जो चार्ज है this does not depend on a time, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो ये टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, दैट मींस इट विल बी इक्वल इन बोथ द केसेस, इट विल बी इक्वल इन बोथ द केसेस, हेंस द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 2। बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आई होप दैट्स क्लियर। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज if all the linear dimensions of the inductor are tripled, सारे के सारे जो भी लीनियर डायमेंशंस हैं एक इंडक्टर के, उनको हमने ट्रिपल किया, ठीक है, 3 टाइम्स किया, देन द सेल्फ इंडक्टेंस विल बिकम, सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट रहेगा। सेल्फ इंडक्टेंस की फॉर्मूला क्या होती है, एल, दैट्स गिवन बाय म्यू नॉट, दिस इज एन स्क्वायर, दिस इज पाई आर स्क्वायर, एंड दैट्स एल, ठीक है। क्या ये लीनियर डायमेंशन है, नो। क्या n यहां पर लीनियर डायमेंशन में इन्वॉल्व होगा, नो। क्या यहां पर पाई लीनियर डायमेंशन में इन्वॉल्व होगा, नो। यहां पर दो चीजें लीनियर डायमेंशन में इन्वॉल्व होंगी, एक इज योर आर स्क्वायर, एक इज योर आर स्क्वायर, एंड सेकंड इज योर एल, ठीक है। जब हमने एल को मल्टीप्लाई 3 से किया, दैट मींस 3 टाइम्स किया, और जब हम आर को भी 3 टाइम्स करेंगे, दैट मींस 3 का स्क्वायर यहां पर आ जाएगा, दैट मींस जो रिजल्टेंट होगा दैट विल इंक्रीज बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस 3, 3 3 9 3 27, so that means it will be 27 times, it should be answer 3, it should be option number 3, that means 27 times। after that अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, two circular coils can be arranged in any of the 3 situations। दो सर्कुलर कॉइल्स है हमारे पास, एक सर्कुलर कॉइल ये आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टली है, एंड एक सर्कुलर कॉइल जो ऊपर वाली है उसको हमने डिफरेंट अरेंजमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। दियर म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी, हमें बताना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कहां पर ज्यादा होगी। जो फ्लक्स की बात अगर हम करेंगे तो फ्लक्स जो होता है दैट्स इक्वल टू एम आई, एंड एम इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, एंड एम इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब जहां पर फ्लक्स ज्यादा होगा वहीं पर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी ज्यादा होगी। तो अगर मैं इस केस सी केस में देखूंगा तो यहाँ पर फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स कुछ इस तरीके, फ्लक्स लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी, लेकिन इस कॉइल को हमने कुछ इस डायरेक्शन में रखा होगा तो यहाँ पर 0 के इक्वल टू आ जाएगा। इन द सिमिलर वे सेकंड वाली जो है यहाँ पर भी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से की गई है कि जो लाइंस होंगी, जो एनर्जी लाइंस होंगी वो इसको पास नहीं करती है सेकंड सर्कल को, सेकंड कॉइल को, ठीक है। तो यहाँ पर भी 0 के इक्वल टू मैं मानूंगा। एंड जो ऑप्शन नंबर 1 है, दैट मींस अरेंजमेंट नंबर 1 है, यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, जो फील्ड लाइंस है वो डायरेक्टली पास होती है फ्रॉम द सेकंड कॉइल, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होती है लाइंस पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा यहाँ पर दैट विल बी मैक्सिमम, हेंस द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 1, दैट मींस द फ्लक्स विल बी मैक्सिमम इन सिचुएशन नंबर ए। व्हेन द फ्लक्स विल बी मैक्सिमम इन सिचुएशन नंबर ए, it will obviously mean that there should be the maximum index among the all 3 arrangements, correct। after that here's another question, theoretical question, that is the shortest wavelength is for, इनमें से shortest wavelength किसके लिए होती है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायोलेट रेज और माइक्रोवेव्स। द आंसर शुड बी गामा रेज। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है, whenever you are supposed to find out the wavelength के लिए आपको क्या याद रखना है, एक निमोनिक में आपको बताऊंगा, रेड मैन इन विलेज uses extra gold coins,
दिस इज द ट्रिक यू नीड टू रिमेंबर माय डियर पीपल। यहाँ पर आपको क्या रखना है, दिस इज यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, दिस इज रेडियो वेव्स, दीज आर माइक्रोवेव्स, दीज आर इंफ्रारेड रेज, राइट। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर आओगे गोल्ड पे, दीज आर द गामा रेज, और ये जो ऑर्डर है दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ ऑर्डर, दिस इज द डिक्रीजिंग वेवलेंथ ऑर्डर, ठीक है। जब आप रेड से जाके क्वाइंस तक पहुंच जाओगे तो यहाँ पर क्या होगी, जो वेवलेंथ होगी वो डिक्रीज होगी, हेंस द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गामा रेज। After that, here is the next question, that is the phase difference between the current and voltage of LCR circuit in series combination at resonance। रेजोनेंस पे अगर हम बात करेंगे तो I and V, this is I and this is V, इनके डायरेक्शन सेम होती है, that means the theta should be equal to 0, hence the phase difference will be equal to 0, hence the phase difference will be equal to 0, hence the answer should be option number 1। I hope that's clear। After that, the core of the transformer is laminated to reduce energy losses due to, हम जो है वो ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेट करते हैं, क्यों? because we want to reduce the losses due to the eddy currents, right? This is the NEET PYQ and the most repeated question है, ये भी आ सकता है, इसको भी आप याद रखिएगा। After that, next question पे बात करेंगे। Next question is the ionization potential of hydrogen atom। ionization potential of hydrogen atom, ionization energy की अगर हम बात करेंगे, that's given by minus timers 13.6 g square upon n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। यहाँ पर g and n की वैल्यू 1 है फॉर द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। यहाँ पर g and n की वैल्यू 1 है फॉर हाइड्रोजन एटम, और इन द अनदर वे मैं इसको इस तरीके से आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, दिस इज द इनफाइनाइट लाइन एंड दिस इज द फर्स्ट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इनफाइनाइट पे देखेंगे तो एनर्जी जो होगी यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होगी, और 1 पे क्या होगी, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होगी। तो यहाँ पर जो इंक्रीज, यहाँ पर जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा, यहाँ पर जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा, दैट शुड बी 13.6, दैट शुड बी 13.6, हेंस द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 1, दैट मींस 13.6 volts, 13.6 volts, answer should be option number 1। I hope that's clear। Next to it is next question, that is what happens whenever a hydrogen atom emits a photon in the Balmer series। जब एक हाइड्रोजन एटम बाल्मर सीरीज में एक फोटोन को इमिट करता है तो क्या होना चाहिए? तो अंडरस्टैंड करना, दिस इज द बाल्मर सीरीज, इनफाइनाइट से लेके n इक्वल टू 2 तक, इनफाइनाइट से लेके n इक्वल टू 2 तक, इस तरीके से मैं लाइंस को रिप्रेजेंट करूंगा, कुछ इस तरीके से मैं लाइंस को रिप्रेजेंट करूंगा। जब n इक्वल टू 2 पे ये पहुंच जाएगा तो क्या मैं बोलूंगा, यहाँ पर ये और एक को सीरीज, यहाँ पर ये अनदर फोटोन को इमिट करेगा, यहाँ पर ये अनदर फोटोन को इमिट करेगा जो कि लाई करेगा लाइमन सीरीज में, ठीक है, उसको भी ये यहाँ पर इमिट करेगा, दैट मींस n इक्वल टू 1 पे भी उसको इमिट करेगा, हेंस द आंसर शुड बी option number 2, that means it must emit another photon in the Lyman series in order to achieve stability, ठीक है। everything is all about stability। Next is what is the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a voltage of 900 volts। 900 volts, यहाँ पर हमें de Broglie wavelength की कैलकुलेशन करनी है, तो wavelength की फॉर्मूला होती है that's equal to 12.3, अगर मैं एंगस्ट्रॉम्स की बात करूंगा 12.3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ डेल्टा वी, वेयर रूट ऑफ डेल्टा वी इज रूट ऑफ बेसिकली वोल्टेज, रूट ऑफ वोल्टेज। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, दिस विल बी 12.3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 900, और रूट ऑफ 900 को मैं लिख सकता हूं, तो रूट ऑफ 900 को मैं लिख सकता हूं 30 के इक्वल टू, ये सारा का सारा जो वैल्यू मेरे पास आएगा ये एंगस्ट्रॉम्स में आएगा। जब ये मेरे पास एंगस्ट्रॉम्स में आ गया तो द आंसर शुड बी 4.1 डिवाइडेड बाय 10, दिस विल बी एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है। तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं, दिस विल बी 0.41 एंगस्ट्रॉम्स, 0.41 एंगस्ट्रॉम्स, हेंस द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज E। The energy of the photon is E equals h nu and the momentum of the photon P equals h upon lambda। Then the velocity of the photon, हमें बताना है कि velocity of the photon क्या होगी। हमें पता है कि एनर्जी होती है hc upon lambda, hc upon lambda, इस म्यू को मैं अगर लिख सकता हूँ, दिस इज द फ्रीक्वेंसी को मैं लिख सकता हूँ c upon lambda, ठीक है। तो इसी को मैं अगर फर्दर लिखूंगा, मैं लिखूंगा E will be equal to, अब अंडरस्टैंड करना, h upon lambda जो है दैट्स गिवन टू मी एज इक्वल टू h upon दैट्स गिवन टू बी इक्वल टू p, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा p मल्टीप्लाइड बाई c, p मल्टीप्लाइड बाई c। अब मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है c को, तो c विल बी इक्वल टू e अपॉन p, तो c विल बी इक्वल टू e अपॉन p, e अपॉन p, हेंस द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 1। इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। नेक्स्ट टू दैट इज अनदर क्वेश्चन यहाँ पर है, 3 आइडियल डायोड्स आर कनेक्टेड टू द बैटरी एज शोन इन द सर्किट,
तीन आइडियल डायोड्स है, एक डायोड, सेकंड डायोड एंड दिस द थर्ड डायोड। द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इज, अब पहले अंडरस्टैंड करना, अगर कोई डायोड हमारे पास रिवर्स बायस में होगा तो हम उसको एलिमिनेट करेंगे, इनफैक्ट उस ब्रांच को ही हम यहाँ पर एलिमिनेट करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर डायोड कुछ इस डायरेक्शन में है, तो मैं बोलूंगा दिस इज इन फॉरवर्ड बायस। ये वाला डायोड जो है ये भी फॉरवर्ड बायस में है, लेकिन ये वाला डायोड जो है ये यहाँ पर रिवर्स बायस में है और मैं बोलूंगा बैकवर्ड बायस में है, ठीक है। अब इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, जब बैकवर्ड बायस में है दैट मींस यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। जब यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो इस वाली ब्रांच को यहां पर आप एलिमिनेट कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, काट सकते हो। तो मेरे पास अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, द करंट। तो करंट मेरे पास आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय द नेट रेजिस्टेंस, और नेट रेजिस्टेंस मेरे पास अभी है 20 के इक्वल टू, क्योंकि ये वाली ब्रांच यहां से एलिमिनेट हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 20, हेंस द आंसर शुड बी 2 एम्पियर्स। हेंस द आंसर शुड बी 2 एम्पियर्स। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3. Option number 3 will be the right answer. After that, if alpha be the current gain of a transistor in common base mode and beta be the current gain in the common emitter मोड, देन हमें बताना है कि इनमें से कौन सी वाली सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहां पर लिखूंगा तो अल्फा विल बी आई इन द कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय करंट इन द इमिटर, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं बीटा की वैल्यू लिखूंगा, बीटा विल बी आई इन द कलेक्टर, दैट मींस कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय आई इन द बेस करंट जो भी होगा। और फर्दर मैं आपको यहाँ पर और एक इंफॉर्मेशन दूं, जो आई इमिटर होता है, आई इमिटर जो होगा दैट विल बी आई बेस, दैट विल बी आई बेस करंट प्लस आई कलेक्टर, जो कलेक्टर में करंट होगा। तो ए अल्फा शुड विल बी लेस देन 1, दैट्स करेक्ट। बीटा विल बी ग्रेटर देन 1, दैट्स आल्सो करेक्ट। इसके अलावा थर्ड इज अल्फा is equal to beta upon 1 plus beta, ये वाली रिलेशन भी करेक्ट है, hence the answer should be option number 4, that means all of these. Next question is in an intrinsic semiconductor the concentration of charge carriers is 10 power minus 12 per meter cube. The whole concentration in p type semiconductor is 10 power minus 10. Then the electron concentration, हमें बतानी है कि इलेक्ट्रॉन concentration क्या होगी। We know a simple formula, Ne dot NH की वैल्यू क्या होती है, Ni का स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर यूज कीजिएगा, Ne हमें फाइंड आउट करना है, डॉट NH की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 10 पावर माइनस 10, दैट विल बी इक्वल टू 10 पावर माइनस 12 का स्क्वायर, 10 पावर माइनस 12 का स्क्वायर। तो n मल्टीप्लाइड बाई E, दैट मींस Ne की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहूंगा that will be equal to 10 power minus 24 divided by this will be 10 power minus 10, hence the answer will be Ne will be equal to 10 power minus 14, Ne will be equal to 10 power minus 14, hence the answer should be option number B. easy सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलिए। Next question after that is atomic numbers of iodine is 53 and its mass number is 126. Radius of iodine nucleus is approximately, हमें बताना है कि रेडियस क्या होगा। तो R की वैल्यू जो होती है दैट इज R नॉट a पावर 1/3, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर R की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूंगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R नॉट, दैट इज 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 15, और A की वैल्यू है यहाँ पर 126 पावर 1/3। तो इस वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई 126 को मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। वहां पर फिर एक की डिफरेंस हमें आएगी एंड दिस विल बी 1 पावर 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको मैं अगर फर्दर लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई दिस विल बी 5, ये 5 यहाँ से बाहर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 1.2, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 6, this will be approximately 6 multiplied by 10 power minus 15 meters, 6 multiplied by 10 power minus 15, 6 multiplied by 10 power minus 15, hence the answer should be option number 1, hence the answer should be option number 1. Next question after that is the energy equivalent of one atomic mass unit. One atomic mass unit के equivalent जो energy होती है उस वो कितनी होती है। One atomic मास यूनिट जो होता है वो होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के इक्वल टू, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के इक्वल टू 931। आपको मैं यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दूं, अगर मैं एनर्जी की बात करूंगा डेल्टा ई को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एम, दैट मींस मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई बाय 931 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ पर 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल टू दिया गया है, इसी की वैल्यू यहाँ पर 1 के इक्वल टू दी गई है, ठीक है। अगर मुझे पूछा जाए कि 2 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू क्या होती है तो मैं यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा और उसको मल्टीप्लाई करूंगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, हेंस द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन शुड बी आंसर ऑप्शन नंबर 3, दैट मींस 931, राइट। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 6,
आवर्स। तो हाफ लाइफ की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 6 आवर्स के इक्वल टू आफ्टर 24 आवर्स टी इक्वल टू 24 आवर्स जो हमारे पास एन की वैल्यू है दैट इज 0.01। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनिशियल कैपेसिटी कितनी, इनिशियल एक्टिविटी कितनी थी। ठीक है, यहां पर हम सिंपल सी फॉर्मूला को यूज करेंगे, n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 पावर n, और ये जो n है इस n की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, दैट विल बी 24 डिवाइडेड बाय 6, दैट मींस 4 के इक्वल टू आ गई यहां पर। ठीक है, हमें इस हमें n नॉट की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी है, दैट विल बी n विल बी इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1/2 पावर दिस विल बी 4, दिस विल बी 4, दैट मींस n नॉट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 16 के इक्वल टू, दैट मींस 6, इट शुड बी 16 टाइम्स, इट शुड बी 16 टाइम्स, दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द राइट आंसर, option number 4 should be the right answer. After that, what is the respective number of alpha and beta particles emitted in the following radioactive decay? ये वाला जो रेडियोएक्टिव डिके होगा, यहां पर हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे एंड कितने नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स यहां से बाहर निकलेंगे। अंडरस्टैंड करना, x 290 से लेके हमें कहां जाना है, y, दिस इज y, दिस इज y, एंड इसका जो मास नंबर है दैट्स 168, एंड इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट्स इक्वल टू 80। हमें बताना है कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर होंगे। ठीक है, जब भी अल्फा पार्टिकल इमिट होता है यहाँ पर आपको याद रखना है जो एटॉमिक मास होता है इट डिक्रीजेस बाय 4, इट डिक्रीजेस बाय 4, एंड जो जी होता है इट डिक्रीजेस बाय 2, इट डिक्रीजेस बाय 2। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन है तो आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। तो टोटल चेंज यहाँ पर कितनी आ गई है, 200 माइनस 168, 200 माइनस 168, दैट मींस 200 minus 168, this is the net change, this is the net change in the mass। ठीक है, मास नंबर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 32 के इक्वल टू, और एक से मेरे पास 4 की डिफरेंस आती है तो मैं बोलूंगा 32 डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस शुड बी 8, दैट मींस 8 अल्फा पार्टिकल्स मेरे पास यहाँ पर बाहर निकल गए, हेंस एलिमिनेट ऑप्शन नंबर 1 एंड आल्सो वी कैन एलिमिनेट हियर ऑप्शन नंबर 2, दिस इज ऑप्शन नंबर 2, वी कैन आल्सो एलिमिनेट ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नाउ यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा या तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इन द सिमिलर वे अगर मैं यहां पर आपको बता दूं, जब एटॉमिक यहां पर अगर मैं देखूंगा एटॉमिक, दिस इज बेसिकली एटॉमिक नंबर यहां पर 90 से लेके कहां तक पहुंच गया है, 90 से लेके 80 तक पहुंच गया है, 90 से लेके 80 तक पहुंच गया है। ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल से -2 होता है तो 8 अल्फा पार्टिकल से कितना होगा, -16 होगा, दैट मींस यहां पर जो -10 है यहां पर तो 10 की डिफरेंस आती है, प्लस होगी यहां पर -6 की डिफरेंस, दैट मींस इट शुड बी 74, और 74 और 80 के बीच में कितनी डिफरेंस है, 6 की डिफरेंस है, हेंस द आंसर शुड बी 6, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, 8 अल्फा पार्टिकल्स एंड 6 बीटा पार्टिकल्स। सो these were some most amazing questions from whole physics। I hope आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।